जय हिंद। लिटरेचर इन पाली एंड प्राकृत के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने प्राइमरीली बात की थी बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे जैन टेक्स्ट के बारे में। पाली लैंग्वेज में और प्राकृत लैंग्वेज में कौन कौन से जैन टेक्स्ट लिखे गए, जैन लिटरेचर के ऊपर क्या कामकाज किया गया, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी के अंदर हम बात करेंगे जैन अगमास के बारे में। जैनिज्म के अंदर जो रिलीजियस टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उनको बुलाया जाता है अगमास। इन अगमास की कहानी क्या रही है उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट जैन वर्क्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो जो भी जैन टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उनमें से ज्यादातर या तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए या अर्ध मगधी लैंग्वेज में लिखे गए। ज्यादातर जो जैन टेक्स्ट हैं वो या तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए या अर्ध मगधी लैंग्वेज में लिखे गए। लेकिन प्राकृत और अर्ध मगधी के अलावा भी कई सारी और लैंग्वेजेस में जैन टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया के अंदर जब संगम एज देखने को मिलती है तो इस संगम एज के दौरान कई सारे जैन टेक्स्ट जो हैं वो तमिल लैंग्वेज में लिखे गए। तमिल के अलावा संस्कृत में, सुरसेनी में, गुजराती में, कन्नड़ में और मराठी में भी कई सारे जैन टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन प्राइमरीली ज्यादातर जो जैन टेक्स्ट हैं वो या तो प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं या अर्ध मगधी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। ये जो जैन टेक्स्ट हैं इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक होते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट या इनको रिलीजियस टेक्स्ट भी बुलाया जाता है। और अभी हम बात कर रहे थे जैनिज्म के अंदर जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको अगमास बुलाया जाता है। तो एक होते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट या फिर रिलीजियस टेक्स्ट जिनको अगमास बुलाया जाता है, और दूसरे होते हैं नॉन कैनोनिकल लिटरेरी टेक्स्ट। और ये जो नॉन कैनोनिकल लिटरेरी टेक्स्ट होते हैं इनमें कई सारे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जिनको निरुक्तीज बुलाया जाता है या संहिताज बुलाया जाता है। ये जो निरुक्तीज हैं, ये जो संहिताज हैं, इनको किसने लिखा? इनको भद्रबाहु ने लिखा। और भद्रबाहु कौन थे? भद्रबाहु वॉज द लास्ट आचार्य बिफोर स्प्लिट इन जैन संघ। जैन संघ में, जैन ऑर्डर में जब स्प्लिट आया उससे पहले जो लास्ट आचार्य हुए उनका नाम था भद्रबाहु, और भद्रबाहु ने निरुक्तीज को लिखा, संहिताज को लिखा। मोटा मोटा अगर बात करें तो ये जो जैन टेक्स्ट हैं इनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है? एक कैनोनिकल टेक्स्ट या फिर रिलीजियस टेक्स्ट जिनको अगमास बुलाया जाता है, और दूसरे नॉन कैनोनिकल लिटरेरी टेक्स्ट जिनको निरुक्तीज या संहिताज बुलाया जाता है। इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन अगमास के बारे में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, जैनिज्म में जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनको अगमास बुलाया जाता है। तो ये जो अगमास हैं ये सेक्रेड टेक्स्ट हैं। ये जो अगमास हैं ये बात करते हैं अबाउट द टीचिंग्स ऑफ जैन तीर्थंकराज। जैन तीर्थंकराज की जो टीचिंग्स हैं उनके बारे में बात की गई है इन अगमास के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनली ये जो अगमास हैं इनको कंपाइल किया गांधार्स ने। और गांधार्स कौन होते थे? गांधार्स होते थे चीफ डिसाइपल्स ऑफ महावीर। महावीर के जो चीफ डिसाइपल्स हुआ करते थे उनको गांधार्स बुलाया जाता था। और इन गांधार्स ने ओरिजिनली इन अगमास को कंपाइल किया। ये जो अगमास आज की डेट में देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं अंग के फॉर्मेट में। हमने पढ़ा था, आपको होपफुली याद होगा कि ये जो अगमास हैं इनको फर्स्ट जैन काउंसिल में 12 अंगों में डिवाइड कर दिया गया था। कितने अंगों में डिवाइड कर दिया गया था? 12 अंगों में डिवाइड कर दिया गया था। प्रेजेंटली जो अंग देखने को मिलते हैं उनको रिकंपाइल किया गया था वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल में। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। प्रेजेंटली जो अंग देखने को मिलते हैं उनको रिकंपाइल किया गया था वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल में। और रिकंपाइल किसने किया था? श्वेतांबर मॉन्क्स ने इनको रिकंपाइल किया था। किसने रिकंपाइल किया था? श्वेतांबर मॉन्क्स ने रिकंपाइल किया था। किसकी लीडरशिप में रिकंपाइल किया गया था? इनको कंपाइल किया गया था आचार्य श्रमण देवरादी घनी की लीडरशिप में। आचार्य श्रमण देवरादी घनी की लीडरशिप में ये जो अंग है इनको रिकंपाइल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है
कि श्वेतांबर मॉन्क्स ने इनको रिकम्पाइल किया था। जो दिगंबर सेक्ट है, वो दिगंबर सेक्ट इन अगमास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है। ये जो अगमास, ये जो अंग वल्लभी गुजरात वाली काउंसिल में रिकम्पाइल किए गए, इनकी अथॉरिटी को दिगंबर सेक्ट जो है वो रिजेक्ट करता है। और क्यों रिजेक्ट करता है? बिकॉज दिगंबर सेक्ट का मानना ऐसा है कि जो ओरिजिनल अगमास हैं वो तो बहुत पहले ही खो गए। ओरिजिनल अगमास तो अब हमारे पास में है ही नहीं। ये जो अंग, ये जो अगमास रिकम्पाइल किए गए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। और इसीलिए दिगंबर सेक्ट जो है वो इन अगमास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है। लेकिन आज के डेट में जो प्राइमरी रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैनिज्म के अंदर, वो यही अगमास हैं। ये जो अगमास हैं, इनके अंदर 45 टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। टोटल कितने टेक्स्ट देखने को मिलते हैं? 45 टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है? 11 अंग देखने को मिलते हैं। हालांकि 12 अंगों में डिवाइड किया गया था इन अगमास को, लेकिन इन 12 में से एक इज लॉस्ट, एक को हम खो चुके हैं। तो बचे कितने? 11 अंग बचे हैं। ये जो 11 अंग हैं, इनमें वेरियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। जैसे इनमें बात की गई है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म के बारे में, इनमें बात की गई है एस्केटिज्म के बारे में, इनमें बात की गई है कंपैशन के बारे में, इनमें बात की गई है नॉन वायलेंस के बारे में, इनमें बात की गई है रिस्पेक्ट फॉर ऑल बीइंग्स के बारे में। बेसिकली जैनिज्म के अंदर किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी बात की गई है इन 11 अंग्स के अंदर। 11 अंगों के अलावा 12 उपंग हैं, और ये जो उपंग हैं ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं अगमास का। जो जैन रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है इन 12 उपंगास में। इन 12 उपंगास के अलावा 10 प्राकरणिका सूत्र हैं, और ये जो प्राकरणिका सूत्र हैं ये बात करते हैं मिसलेनियस सब्जेक्ट्स के बारे में। जैनिज्म के अंदर जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स इमर्ज हुए उनके बारे में बात की गई है इन 10 प्राकरणिका सूत्रों में। फिर 4 मूल सूत्र हैं, और ये जो 4 मूल सूत्र हैं ये गाइडिंग टेक्स्ट हैं फॉर अर्ली डेज ऑफ मॉन्क्स। जैनिज्म के अंदर जब कोई मॉन्क बनने की शुरुआत करता है तो गाइडिंग टेक्स्ट के तौर पे काम करते हैं ये 4 मूल सूत्र। फिर 6 छेद सूत्र हैं। ये जो छेद सूत्र हैं ये बात करते हैं अबाउट द कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स के बारे में। मॉन्क्स का और नन्स का कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है इन छेद सूत्रों में। और 2 चूलिका सूत्र हैं। ये जो चूलिका सूत्र हैं ये बात करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ अंग के बारे में। ये जो 11 अंग हैं इनके मीनिंग की बात की गई है इन चूलिका सूत्र में। तो अगमास के अंदर टोटल 45 टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, 11 अंग देखने को मिलते हैं, 12 उपंग देखने को मिलते हैं, 10 प्राकरणिका सूत्र देखने को मिलते हैं, 4 मूल सूत्र देखने को मिलते हैं, 6 छेद सूत्र देखने को मिलते हैं, और 2 चूलिका सूत्र देखने को मिलते हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो अगमास हैं, इन अगमास की अथॉरिटी को दिगंबर सेक्ट जो है वो रिजेक्ट करता है। तो सवाल आता है कि दिगंबर सेक्ट के अंदर किन वर्क्स को सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। दिगंबर सेक्ट के अंदर 2 ऐसे वर्क्स हैं जिनको सेक्रेड कंसिडर किया जाता है। 2 वर्क्स कौन कौन से हैं? एक है कर्म प्रभृत्या, एक है कर्म प्रभृता, और ये जो कर्म प्रभृता है ये है डिस्कशन ऑन कर्म, और दूसरा है काश्य प्रभृता। दूसरा कौन सा है? दूसरा है काश्य प्रभृता। कर्म प्रभृता और काश्य प्रभृता ये 2 ऐसे वर्क्स हैं जिनको सेक्रेड कंसिडर किया जाता है दिगंबर सेक्ट के अंदर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो ये जो चीजें हैं ये ऐसी हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। कभी प्रीलिम्स में कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको चमकना चाहिए कि यार ये पढ़ा हुआ है, या मेंस में पूछ ले जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ी है। उसी सेंस से, उसी थॉट प्रोसेस से इन चीजों को दिमाग में रखना। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अगमास की कहानी क्या रही, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है अदर इंपॉर्टेंट जैन वर्क्स के बारे में। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जैन वर्क्स देखने को मिलते हैं? एक बेहद फेमस
जैन मॉन्क हुए, जिनके बारे में अभी भी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, भद्रबाहु। ये जो भद्रबाहु हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी हुआ करते थे। और भद्रबाहु ने उबासागरम स्तोत्रा को लिखा। उबासागरम स्तोत्रा को किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा। ये जो उबासागरम स्तोत्रा है, ये बात करता है अबाउट 23rd तीर्थंकरा, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में लिखा गया है। उबासागरम स्तोत्रा को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु ने ही कल्प सूत्र को भी लिखा है। ये जो कल्प सूत्र है, ये तीर्थंकराज की एक तरीके से बायोग्राफी है। जो जैन तीर्थंकराज हुए, उनकी एक तरीके से बायोग्राफी है ये कल्प सूत्रा। तो उवासागरम स्तोत्रा और कल्प सूत्रा, इन दोनों को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। और भद्रबाहु जो है वो पाइनियर हैं दिगंबर सेक्ट के। भद्रबाहु के अलावा आचार्य कुंद कुंद, और आचार्य कुंद कुंद ने समय सार को लिखा और नियम सार को लिखा। और ये जो समय सार है और ये जो नियम सार है, इसमें जैन फिलॉसफी को डिस्कस किया गया है। तो भद्रबाहु ने एक तो उवासागरम स्तोत्रा को लिखा, एक कल्प सूत्र को लिखा। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार को लिखा और नियम सार को लिखा। फिर एक हुए समंत भद्रा, और समंत भद्रा ने रत्न करंत सर्वचर को लिखा। रत्न करंत सर्वचक्र किसने लिखा? इसको लिखा समंत भद्रा ने। और ये बेसिकली जो जैन हाउस होल्ड्स होते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बात करता है। इसके अलावा आपता मीमांसा को भी किसने लिखा? समंत भद्रा ने लिखा। एक बड़ा ही फेमस तमिल लिटरेचर का एपिक है, और उसका नाम क्या है? शिवा का चिंतामणि। शिवा का चिंतामणि इज अ फेमस एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर। तमिल टेक्स्ट में एक और बड़ा फेमस तमिल टेक्स्ट है, जिसका नाम क्या है? नलतियार। नलतियार, इसको भी किसने लिखा है? जैन मॉन्क्स ने लिखा है। फिर एक उमा स्वामी ने तत्वरत सूत्र को लिखा। तत्वरत सूत्र को किसने लिखा? उमा स्वामी ने लिखा। और इसमें बात की गई है अबाउट लॉजिक, अबाउट एथिक्स, अबाउट एपिस्टोमोलॉजी, अबाउट एथिक्स, एंड इट इज अ जैन टेक्स्ट विच इज रिटन इन संस्कृत। फिर एक बड़े फेमस दिगंबर मॉन्क हुए, जिनका नाम है जिनासेन। और जिनासेन ने महापुराण को लिखा, आदि पुराण को लिखा। फिर एक और सुभाष चंद्र हुए, और सुभाष चंद्र ने पांडव पुराण को लिखा। हरिभद्र सूरी, ये बड़े ही फेमस श्वेतांबर सेक्ट के जैन ऑथर हैं, और इन्होंने सदर्शन समुच्चय को लिखा। ये सदर्शन समुच्चय जो है, वो जैनिज्म को कंपेयर करता है अदर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के साथ में। सदर्शन समुच्चय को किसने लिखा? हरिभद्र सूरी ने लिखा। फिर एक हेमचंद्र सूरी हुए, ये भी बड़े फेमस जैन स्कॉलर हैं, और हेमचंद्र सूरी को टाइटल दिया गया है काली कला सर्वजन का। काली कला सर्वजन का टाइटल किसको मिला है? हेमचंद्र सूरी को मिला है। काली कला सर्वजन का मतलब क्या है? ऑल नोइंग ऑफ कलयुग। तो ये जो टेक्स्ट हैं, इनको बेसिक तौर पे याद रखना। जैसे भद्रबाहु के दोनों टेक्स्ट आपको पता होने चाहिए, उवासागरम स्तोत्रा और कल्पसूत्र। कुंद कुंद के ये जो टेक्स्ट हैं, नाम याद रखना कि समय सार और नियम सार। फिर इसके अलावा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए शिवा का चिंतामणि के बारे में। फिर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए हेमचंद्र सूरी, इनको टाइटल दिया गया है कली कला सर्वजन का। बाकी जो चीजें हैं उनको बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, जैनिज्म के अंदर दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक वल्लभी में और एक कलिंग में। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे जैन लर्निंग का। लेकिन फिर ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाएंगी। जैनिज्म में भी अल्टीमेटली डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन इंडिया। लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वल्लभी और कलिंग में ये जो यूनिवर्सिटीज थी, दे वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग ऑफ जैन्स। अच्छा, 9th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में कन्नड़ लैंग्वेज में खूब सारा कामकाज किया गया, खूब सारी चीजें जैन मॉन्क्स ने लिखी। 3 जेम्स कहे जाते हैं कन्नड़ लिटरेचर के, एक है पंपा, एक है पोना और एक है राणा। और इनके नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 3 जेम्स हैं कन्नड़ लिटरेचर के, पंपा, पोना और राणा। और ये जो हैं बड़े फेमस राइटर्स हैं जैनिज्म के। इन्होंने खूब सारे जैन कामकाज किए हैं, जैन वर्क्स लिखे हैं इन्होंने। लेकिन हाँ, फिर अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे कि एक तो हिंदुज्म का रिवाइवल देखने को मिलेगा, दूसरा कर्नाटका में लिंगायत्स का स्प्रेड देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हिंदुइज्म का रिवाइवल होगा, जैसे जैसे
लिंग्याट्स का स्प्रेड देखने को मिलेगा। वैसे वैसे जैनिज्म की जो पॉपुलैरिटी है उसमें डिक्लाइन आने की शुरुआत हो जाएगी आफ्टर द 12th 13th सेंचुरी, और फिर धीरे धीरे जैनिज्म में डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे याद रखना कि कन्नड़ लिटरेचर के 3 जेम्स हैं, पंपा, पोन्ना और राणा। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो ये सेशन भी मैंने छोटा रखा है, जानबूझ के छोटा रखा है, बिकॉज इसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं। ये जो टेक्स्ट हैं, इन टेक्स्ट को एक बार में दिमाग में बिठा लेना, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, 2-4 बार रिवाइज करना, सब सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।